आज हम लोग देखते हैं कि जो गेट एग्ज़ाम मैंने बोला था कि आपके पास मैं पीवाईक्यू करवाऊँगा। तो पीवाईक्यू 2023 का मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो उसमें रहेगा क्या कि आपको ये पता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं और हमारे कुछ क्या स्टैटिस्टिक के अदर क्वेश्चन होते हैं। जिसमें से ये हमारे 15 मार्क्स के होते हैं और ये हमारे टोटल 100 का होता है, तो उसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हमारा बचता है 85। क्वेश्चन कुल होते हैं हमारे जो क्वेश्चन इसमें मेंशन होते हैं वो 1 से लगा करके 65 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। अच्छा, तो अब इसमें मैं ये वाला जो पोर्शन है ये आप लोगों के लिए है कि इसको आप करिएगा। जो इसमें सेकंड ये है हमारा स्टैटिस्टिक का, जो भी सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व हो सकते हैं उनको मैंने किया है और वो मैं आपको उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और मैं आपको तरीका भी बताता हूँ जिस क्वेश्चन में तरीका लगेगा। और आप बहुत अच्छे से इसका सिलेबस अगर आपको पता होगा तो पेपर जो फर्स्ट हमारा होता है आईएसएस का, वो समझ लो कि आपको पूरा, और पेपर जो सेकंड है मतलब पूरा नहीं, मतलब आप अगर आईएसएस को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें लगभग में 75% जो डिस्ट्रीब्यूशन ये सारा पार्ट होता है। देन इसके बाद में सेकंड तो इसमें आप मान लो कि 95% या 95 ना बोल करके आप इसको 80% कर लो। और अगर पेपर थर्ड के बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो पेपर थर्ड में पूछा जाता है हमारा इकोनोमेट्रिक्स, तो ये लगभग में आपको पोर्शन पता होगा। देन इसके बाद में फोर्थ पेपर में मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी चल भी रहा है। आपको अगर नहीं पता है तो आप इसी चैनल पे अगर प्लेलिस्ट में जाओगे तो मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अभी बस मैंने स्टार्ट किया है, लगभग में 16 लेक्चर हो गए हैं। तो उसमें से एक से जो 9 लेक्चर मैंने समझाए हैं वो पूरा मैट्रिक्स बताया है कि मैट्रिक्स के बारे में। तो उसमें अगर आपको पता होगा तो ये इतना सिलेबस वो मतलब स्टैटिस्टिक का रहता है, बट उसके साथ में कैलकुलस और हमारा मैट्रिक्स थ्योरी ये भी रहता है। तो मैट्रिक्स थ्योरी चूंकि जब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर सारी चीज़ें समझा दी। तो आप जाकर के वो जो 1 से 9 तक जो लेक्चर है वो चाहो तो आप देख सकते हो एक बार, बस कुछ नहीं, माइंड में इस वाले कुछ कॉन्सेप्ट है उनको बिठाना है, तो एक बार के लिए आप उसको देख सकते हो। देन उसमें मैंने मल्टीवेरिएट के जो जो भी क्लासेस हुई हैं लगभग में 4-5 हो गई हैं। तो मैंने अभी तक बस स्टार्ट किया है, वो आप जाकर के देख सकते हो। बट अभी आज जो मेरा मेन मकसद है वो आपको 2023 का पीवाईक्यू जो भी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जरा पीवाईक्यू पर हम लोग नज़र डालते हैं। ये हमारा पेपर है। और हाँ ये भी आप सुन लीजिएगा कि टेलीग्राम पर अगर जो बाय द वे आप सर्च करना आईएसएस, टेलीग्राम पर अगर जो बाय द वे आप सर्च करोगे आईएसएस एग्ज़ाम और 7-3 अगर आप लगा देते हो तो आपको मेरा चैनल मिलेगा। उस चैनल को आपको फॉलो करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये गेट के जितने भी पेपर हैं ये मैंने 2021 से लेकर के 2025 तक जो भी क्वेश्चन पेपर और उसके साथ में आंसर की भी लगा दी है, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चन करो तो उसको आइडेंटिफाई भी कर पाओ कि हाँ जो आपने किया है वो सही किया है या नहीं किया। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें से जैसे ये हमारे क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, तो ये आप उसको कर लीजिएगा। इसमें जब क्वेश्चन नंबर आप 7 पर जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टैटिस्टिक का। ये क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है ये जरा आप देख लो। इसमें ये बोला गया है, अगर जो इसको हम थोड़ा छोटा कर दें, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 और ये 1 मार्क्स का है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे कि आपसे मीन मीडियन और मॉड में रिलेशन समझ लो पूछा गया है, और ये हमारा पीएमएफ दे रखा है, ये जो हमारा ग्राफ है, और ये हिस्टोग्राम का है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें क्या मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें नीचे जो है ये गिवन है, इसमें से कौन सा सही होगा, ये अगर जो बाय द वे आपको देखना हो, ये अगर जो बाय द वे आपको देखना हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो जरा हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अब जरा अगर जो बाय द वे हम लोग थोड़ा, अगर हम ये अगर जो बाय द वे ड्रॉ करें तो देखो ये यहाँ पर पीक मिला,
देन फिर नीचे डेटा, फिर ये यहाँ पर इस तरह से गया, देन यहाँ पे, देन फिर यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे ये देखो कुछ हमारे दो पीक मिले हैं, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब मॉड जो हमारा होगा वो हमारा होगा बाई मॉडल। अच्छा, देन यहाँ पे अगर जो बाद में ये जो डेटा है ये देखो, और ये हमारा जो डेटा है ये देखो, तो ये सिमेट्री दिखा रहा है, और यहाँ पर सपोज ये जीरो दे रखा है। तो ये हमारा डेटा मतलब जीरो से इधर का डेटा और जीरो से उधर मतलब उस साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया, और राइट साइड का जो डेटा है वो इक्वल है। तो इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पर जो मीन होगा वो सिमेट्रिक होगा, मतलब ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, या मतलब आप ये बोल सकते हो अबाउट मीन के। मीन क्या है? मीन हमारा जीरो है। इसी तरह से जो मीडियन होगा हमारा, तो मीडियन यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे कि मीडियन हम लोग यही चेक करते हैं कि एक पूरा जो होल डेटा दे रखा है उसका जो मिड पार्ट होता है, तो वो भी मीडियन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो भी हमारा जीरो के इक्वल होगा। बट मॉड के केस में क्या होगा कि ये इसके इक्वल नहीं होगा, जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ये गलती करेंगे कि ये सबको इक्वल बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो मॉड के दो पीक हैं। तो जब दो पीक है, और चूंकि यहाँ पर ये अगर बाद में आप देखो तो ये हमारा जो पीएमएफ दे रखा है, आपको पता होगा अगर जो जानकारी हो, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में जो मॉड होता है वो मॉड दो तरह से मतलब कैलकुलेट होता है, मतलब दो हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है मे बी कि एक बाई मॉडल आ जाए और एक यूनी मॉडल। यूनी मॉडल तब होगा जब एक मॉड मिलेगा, बट ऐसा कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो फिर वैसे भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो बाद में इसमें हम अगर मूव करें, ये एक हम मुझे आपको पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्या है? ये हमारा, ये अगर जो बाद में आपको नहीं पता है तो ये कहीं पर लिख लेना। 4ax, ये अगर जो बाद में हमारा पैराबोला दे रखा होता है तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ये हमारा x हो गया और ये हमारा सपोज y हो गया। तो वाई स्क्वायर बराबर अगर जो ये x मतलब ये इस साइड में है, मतलब ये इस तरह से लिखा, तो ये हमारा पैराबोला कुछ ये बनेगा। अगर जो बाद में वाई स्क्वायर बराबर अगर माइनस का 4ax है तो वही इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। और अगर जो बाद में एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4ax दे रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको रोटेट करना है, तो ये हमारा हो जाएगा। यहीं पे अगर जो बाद में माइनस लगा दें तो ये हमारा कुछ ये हो जाएगा। तो अगर जो बाद में इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में देख करके आपको पता चलेगा कि ये हमारा कुछ दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ माइनस का एक्स। तो ये जो हमारा पैराबोला होगा वो हमारा कुछ ये वाला होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ तो रहेगा बट उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद में अगर जो बाय द वे आप देखो, ये सपोज मान लेते हैं हमारी कोई लाइन है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, और ये दे रखा है वाई बराबर x+2। तो अगर जो बाय द वे यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें, ये x ले लें और y ले लें, कोई भी वैल्यू जो आपका मन करे, सपोज यहाँ पे 0 0 अगर लेते हो, हाँ सॉरी अगर ये 0 लेते हो तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू होगी ये हमारी हो जाएगी 2, और जब यहाँ पर 0 लेंगे तब यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 2। तो बस यहीं से आप ये जो हमारा फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसको अगर बाद में मुझे ड्रॉ करना हो तो वाई एक्सिस पे मुझे 2 पर चलना है, तो ये हमारा हो गया 2, सॉरी हाँ, अगर जो बाद में y अगर हमारा 0 होगा तो x की वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा 0,2। और इसी तरह से जब x एक्सिस पे जब आप जाओगे तो ये माइनस का 2 लेना है, तो ये हमारा कुछ माइनस का 2 यहाँ पर होगा। तो ये जो हमारी लाइन है ये इस तरह से इंटरसेप्ट कर रही है, और ये अगर जो बाद में आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ हमारा ये है। तो हमसे बस पूछा गया है कि ये जो सैडेड रीजन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहली बात तो आप इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि ये वाले मुझे पॉइंट चाहिए, तो इन पॉइंट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो वाई स्क्वायर बराबर माइनस का एक्स है, और अगर जो बाद में इसको अगर जो बाद में मैं ये ना लिख करके, एक मिनट, अगर जो बाद में इस इक्वेशन को अगर जो बाद में इसमें अगर हम पुट कर दें तो y बराबर x+2 है, और x की वैल्यू अगर यहाँ पर अगर हम पुट कर दें तो माइनस का ये प्लस का 2, ये हमारा हो जाएगा y, ये वाई स्क्वायर प्लस का ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0।
तो जब आप इसकी वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देखना, मैं डायरेक्ट आपको लिख करके दे रहा हूँ, तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब y बराबर जब आप 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हम इस इक्वेशन में अगर जो बाद में देखें तो यहाँ पर अगर जो ये 1 है और ये इधर जाएगा तो माइनस का हमारा बचेगा 1, और इसी तरह से जब y बराबर माइनस का 2 दे रखा है, तब जब ये देखेंगे तो x बराबर जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा होगा माइनस का 4। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ इसके रिस्पेक्ट में आ गई हैं। ये हमारा कुछ ये हो गया डेटा और ये हो गया, ये हमें कुछ 2 पॉइंट हमें मिले हैं। तो एरिया बराबर जो फार्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, y2 माइनस का y2 y1 होगा, और ये हमारा होगा x राइट हैंड साइड की जो लिमिट होगी, और ये हमारा लेफ्ट हैंड माइनस होगा, और dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। अभी जो मैंने दिखाया था आपको ग्राफ बना के, सपोज ये लाइन कुछ इंटरसेप्ट कर रही थी, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एक पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट ये हमारी लिमिट हो जाएंगी यहाँ से। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कुछ वैल्यू आएगा, और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2 और ये हमारा हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड में ये हमारा अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ से अगर जो बाद में x की वैल्यू अगर आप निकालो तो ये हो जाएगा y माइनस का 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y माइनस का 2, और ये यहाँ पर अगर जो बाद में x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हमारा कुछ वैल्यू आएगा, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। चूँकि एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है किसी भी चीज़, सपोज ये रेक्टेंगुलर मान लें या स्क्वायर मान लें, तो इसका एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देंगे इस केस में। अच्छा, देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो जरा आप देखो कि ए एक कोई रियल मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, और इसके जो आइगन वैल्यूज दे रखी हैं वो λ1 बराबर 0 ले लो, या आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हो जैसा आप चाहो। ये सपोज λ2 मान ले, λ1 माइनस का 1 हो गया, λ3 जो है हमारा ये आइगन वैल्यूज हैं, ये हमारा प्लस का 1। देन हमें ये एक कंडीशन दे रखी है, और इसमें आई जो है, ये जो आई हमारा दे रखा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन आपसे पूछा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अब करोगे क्या, यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि ए के लिए जो आइगन वैल्यूज हैं ये हमारी लैम्डा है, इसी तरह से बी के लिए जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमारी म्यू है, ये हम मान लेते हैं। अच्छा, देन क्या करना है आपको, ये कैली हिमेल्टन थ्योरम जो होती है उसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो वो क्या बेसिकली बताता है कि म्यू बराबर, अगर ये इसका आइगन वेक्टर है, आइगन वैल्यू है, और ए का अगर जो बाद में मैं ये मान लेता हूँ कि लैम्डा स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स ए लिखा है तो सिर्फ उसका ये हो जाएगा। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर जो ये हमारा ए मैट्रिक्स है और उसका अगर जो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू हमारा लैम्डा है, ये मैंने मैट्रिक्स में समझाया है, तो ये अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर होगा। इसी तरह से अगर ए की पावर 4 हो जाए तो ये लैम्डा की पावर भी 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर जो इसको देखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये हमारा 1 इसमें कंसीडर करेंगे। देन इसके बाद में अगर जो आप देखो तो ये हमारा कुछ दे रखा है लैम्डा प्लस का 1 की होल पावर। अच्छा, देन क्या करते हैं हम, देन यहाँ से अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे म्यू 1 अगर जो बाद में कैलकुलेट करना हो तो λ1 प्लस का 1 और इसका स्क्वायर, तो λ1 की वैल्यू मैंने अभी -1 लिया था, ये मतलब दे भी रखी है, तो मैंने जिस ऑर्डर में लगाया मैं उसी ऑर्डर में इसको ले रहा हूँ। इसका स्क्वायर तो ये हमारा हो गया 0। इसी तरह से μ2 जो बी के लिए जितनी भी वैल्यूज़ हैं मैं बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर μ2 हो जाएगा, वो 0 हम लेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। μ4 जो होगा हमारा, वो हमारा जब कैलकुलेट करोगे तो 4 आएगा। ये हमारा कुछ डेटा निकल करके आया है, मतलब जो आपको इसके लिए नहीं पता था वो इस कंडीशन से आपने निकाल लिया। देन इसके बाद में अगर जो बाद में आप निकालो म्यू टी बराबर
तो ये हमारा होगा 0 के इक्वल। अब म्यू टी क्या है, तो ये हम देख लेते हैं। म्यू टी बराबर, ये आप देखो इन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए मैंने लिखा है, अभी आपको दिखाया, मतलब पता भी चल जाएगा। टी माइनस का 4 ये इक्वल होगा 0 के। अगर जो बात में यहाँ पर टी बराबर अगर मैं 1 ले लूँ तो इसका मतलब म्यू 1 आ जाएगा। तो म्यू 1 की वैल्यू अगर जो बात है टी बराबर अगर जो आप 1 लोगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप रखोगे तो ये 0 कर देगा। तो इसका मतलब इस पूरी इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, जो कि ये है। फिर अगर जो आप 2 रखोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 माइनस का 4 है, तो इस वैल्यू को रखोगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर जो बात है आप इसको अगर जो बात है आप ओपन करो, इस पूरे इक्वेशन को अगर जो आप ओपन करोगे तो टी की पावर 3 हो जाएगी, माइनस का 5 टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 4 टी, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को अगर जो आप ओपन करोगे तो ये कुछ हमारा आएगा। और यही जो ये लिखा है ये समझ लो, इसमें आपको बस यहीं पे ढूंढना है टी की जगह पे बी, और इसकी पावर 3, तो इसका मतलब 3 तो सब पे पावर है, तो इसका मतलब सारे सही होंगे, मतलब सिर्फ मतलब फर्स्ट वाला देख करके। देन लिखा है माइनस का 5, तो देखो माइनस का ये वाला नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। देन प्लस का, तो प्लस का यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब ए इसमें भी सही होगा। अच्छा, देन इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बट हाँ वही है, मैट्रिक्स जैसा कि मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये डायरेक्ट मैंने वहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो वो जाकर के आप मैं आपसे पूरा अगर जो वाकई में आप आईएसएस या गेट जैसे एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो या देना चाहते हो, तो आपको ज़रूर जो मैट्रिक्स का मैंने पूरा सेक्शन बनाया है वो जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। कुछ नहीं करना है, अगर आप चाहो तो ये भी आप कर सकते हो कि आप सर्च करो मैट्रिक्स एंड वेक्टर, और उसके आगे में आईएसएस एग्ज़ाम अगर जो बाय द वे आप ऐड कर देना तो आपको मिल जाएगा, या आईएसएस एग्ज़ाम का कोई भी आपको वीडियो मिले उस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा जाकर के। मैंने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जो भी मैंने स्टार्टिंग से 1 से 9 तक जो लेक्चर पढ़ा हुआ है वो मतलब मैट्रिक्स से रिलेटेड है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और आपको ये यहाँ पर ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन आपको मिल गया है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये दे रखा है कि ए है कोई और कोई एक बी है, और दोनों जो हैं हमारे वो n क्रॉस n के हैं। ये डायरेक्ट समझ लो स्टेटमेंट लगा के उसने पूछा है, तो ये इसका ऐसा है कि आप जब करोगे या आप वो जो लेक्चर हैं उनको देखोगे तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज ही मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है कि n क्रॉस n है और रियल मैट्रिक्स है। रियल का मतलब हो गया कि 1 2 3 4 इस टाइप का है, आई और ये इस टाइप का हमारा मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इमेजिनरी नंबर वाला जो हमारा मैट्रिक्स नहीं है, रियल वाला है। तो देन आपसे मतलब इफ करके आपको बताया गया है कि जो बी यहाँ पर है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो बी इन्वर्टिबल का मैंने मीनिंग बताया है कि बी नॉट इक्वल टू होगा 0 की। इसका मतलब क्या होगा, बी हमारा ये दैट इज करके आप लिख लीजिएगा, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात सबकी सेम है। तो ये अगर जो बाद में है इज नॉन सिंगुलर, ये भी आप देखोगे लिखा हो सकता है, या दैट इज करके आप ये भी लगा सकते हो कि बी इनवर्स एग्जिस्ट। इतनी चीजें यहां पर हो सकती हैं, और दैट इज करके ये भी आप लिख सकते हो कि फुल रैंक मैट्रिक्स। फुल रैंक मैट्रिक्स का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप इसका अगर जो बाद में बी का अगर जो मैट्रिक्स सपोज यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का होता, तो इसका जो हमारा वैल्यू आता, मतलब जो इसकी रैंक होती वो हमेशा 2 होती, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल 0 के इक्वल डिटर्मिनेंट इसका नहीं है। तो ये तो हो गई इसकी बात। देन आपसे पूछा गया है, देन आपसे पूछा है इसमें, देन आपको बताना है कि जो रैंक है बी ए का, वो आप बताओ क्या रैंक ए के इक्वल है। तो ये अगर जो बाद में आपने इकोनोमेट्रिक्स में अगर पढ़ रखा होगा, तो इकोनोमेट्रिक्स का मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये हमारा होता था n क्रॉस 1 का, ये हमारा होता था n क्रॉस 1 का, ये हमारा होता था p क्रॉस 1 का, और ये होता था n क्रॉस p का। तो यहाँ पर अगर जो बाद में x अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा है n क्रॉस p का, और ये हमारा है ये जो हमारा होगा, ये अगर जो बाद में x डैश x अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर जो बाद में इसको आप देखो n क्रॉस p हो गया और ये p क्रॉस n हो गया, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये हमारा बचेगा p क्रॉस p का। तो ये जो होता था ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता था। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता था, तो इसका मतलब आप ये भी आपको पता होगा
कि ये जो होता था हमारा इसका डिटर्मिनेंट वो नॉट इक्वल टू जीरो होता था, मतलब ये नॉन सिंगुलर होता था। या आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल है, या आप इसको भी ये भी कह सकते हो कि फुल रैंक मैट्रिक्स है। तब आपको पता होता था, मतलब उसमें आप देखते थे ये वाली प्रॉपर्टी यूज की जाती थी, एक्स जो होता है वो रैंक ऑफ एक्स बराबर पी हो जाता था। तो सेम वही खेल यहाँ पर है। इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर देखोगे एन क्रॉस एन है, इसका भी देखोगे एन क्रॉस एन है, तो जो फाइनल बनेगा एन क्रॉस एन बनेगा, इसका भी देखोगे एन क्रॉस एन बनेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा, ये इसके लिए हमारी स्टेटमेंट सही है। देन सेकेंड वाला अगर जो बाद में आप देखो, सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे, ए वही हमारा एन क्रॉस उसका मैट्रिक्स दे रखा है, देन ये आपको दे रखा है ए स्क्वायर एक्स बराबर बी हैज सोल्यूशन ऑफ एवरी बी, जो बी है वेक्टर ये हमारा आर की पावर एन है। तो देन आपसे पूछ लेगा कि ए एक्स बराबर बी जो है वो सोल्यूशन होगा बी आर एन के लिए। तो बिल्कुल होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सपोज ये हमारा लैम्डा इसके लिए है, तो ए स्क्वायर के लिए अगर जो आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, बस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें देखोगे कि ए जो होगा हमारा वो हमारा होगा ए स्क्वायर, जो हमारा होगा वो देखोगे आप इन्वर्टिबल होगा। मतलब जो भी अभी सारी चीज़ें मैंने लिखी थी कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू होगा जीरो की, तो जब इसका होगा तो इसका मतलब ए का भी आप देखोगे कि डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली जो भी कंडीशन दे रखी है ये भी सही है, मतलब दोनों कंडीशन आपको सही दे रखी हैं। तो बस आपको बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड को टिक करना है। अच्छा, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो अगर जो बाद में आप देखो, ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है सैंपल स्पेस, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है रैंडम वेक्टर का, सॉरी रैंडम वेरिएबल का। तो रैंडम वेरिएबल में ये आपको पता होता था कि ये हमारा बोरल फील्ड और ये हमारा पी, ये हमारा होता था सैंपल स्पेस, ये बोरल फील्ड ये हमारा होता था पी प्रोबेबिलिटी। बोरल फील्ड बी बराबर होता था सिग्मा फील्ड, इसको हम इस तरह से भी लिखते थे। और ये हमारा होता था पावर सेट ऑफ, जो भी मतलब यहाँ पे सेट होगा, तो जैसे बाद में सेट यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो ये हमारा सेट है, तो ये हमारा इसके लिए होगा, तो इसकी जो वैल्यूज होती थी और पावर सेट का जो फार्मूला होता है वो हमारा ये होता है। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसका मतलब जो हमारा एन की वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पर देखोगे तो 2 की पावर 2 इसका मतलब 4 हो गया। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप सेट बनाओगे तो 4 सेट बनेंगे, और कौन कौन से बनेंगे ये जरा देखो, 0 2, ये हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा है बट मैं आपको इससे रिलेट थोड़ा करा रहा हूँ जिससे आपको पता चले। तो ये हमारा 5 हो गया पहला, या तो यहाँ से आप कोई भी एलिमेंट ना लो, या तो आप पूरा का पूरा सेट ही ले लो, या इसमें से सिर्फ 0 सेट ले लो, मतलब ये सबसेट बना लो। मतलब कितने यहाँ पे सबसेट बनेंगे, तो 4 सबसेट बनेंगे, और ये 0 सॉरी और एक हमारा 2 बनेगा, तो इनको अगर काउंट करोगे तो ये हमारा 4 के इक्वल आएगा। तो यही बेसिकली यहाँ पर इन्होंने बताया है, ये जरा देखो, अब इसके बाद में हम चीज़ें आपको समझाते हैं। देखो, और एक मैं एग्जांपल और लेकर के आपको समझा रहा हूँ, जैसे सपोज हेड और टेल है, और एक्स अगर जो बाय द वे आपको नंबर ऑफ सपोज हेड ही चाहिए, तब अगर जो आप देखोगे तो ये सपोज हमारा एक्स दे रखा है, और एक्स जो हमारा डिफाइन होता है सैंपल स्पेस एस, और ये हमारा आर के लिए डिफाइन होता है। अब यहाँ पर सैंपल स्पेस अगर जो बाय द वे इस क्वेश्चन के लिए अगर आप बनाते हो, तो सैंपल स्पेस यहाँ पर आपको पता है कि एक तो सैंपल स्पेस सॉरी एक तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, और इसी का अगर जो पावर सेट अगर जो बाय द वे आप बनाओगे, पावर सेट या इसको हम बोल सकते हैं बोरल फील्ड, सिग्मा फील्ड, तो ये अगर जो बाय द वे आप बनाओगे तो ये हमारा सेम इसके लिए भी होगा, तो एक फाई होगा। देन इसके बाद में पूरा जो सेट है वो ले लेंगे, इसको हम ओमेगा से भी लिख सकते हैं सैंपल स्पेस को। देन इसके बाद में या तो एक हेड ले सकते हैं या तो एक टेल ले सकते हैं, इसका एक सबसेट ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा 4 होगा। अब यहाँ पर अगर जो बाय द वे ये सपोज मतलब ये एस हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो आर यहाँ पर अगर जो बात है आर रियल नंबर है, तो ये 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, हेड है और टेल है। तो ये आपको पता है, अगर जो बात है आपको हेड मिल गया
तो आप 1 से इसको कंसीडर करोगे, अगर हेड नहीं मिला तो आप इसको 0 से कंसीडर कर दोगे। तो यहाँ पर अगर जो बात है आप x बराबर लिखोगे तो 0 और 1 होगा। ये हमारा आउटकम्स अगर जो बात है ये हम अगर देखें तो ये हमारा टेल होगा, ये हमारा हेड होगा। तो जब टेल आ रहा है तो 0 दे दिया, हेड आया तो 1 दे दिया। अगर इसकी अगर प्रोबेबिलिटी अगर जो बात है आप लिखोगे तो ये आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी आप इसकी 1/2 होगी, इसकी भी 1/2 होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर जो बात है आप इस तरह से अगर देखो, जो ये मैं बता रहा था, अगर जो ये लिखा है तो इसका मतलब आप 0 इसको कंसीडर करोगे, सॉरी इसको 1 से कंसीडर करोगे। और अगर जो बाय द वे एक्स अगर जो टेल लिखा है तो ये हम 0 से कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरह से होता है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जरा देखो, ये जो अभी मैंने बताया है ये आप ध्यान रखना कि एक्स हेड ये हमारा होगा तो हमारा 0 लेंगे, सॉरी 1 लेंगे, और एक्स अगर जो बाय द वे टेल होगा तो यहाँ पर हम 0 लेंगे, 1 और 0। अच्छा, अब इसमें जरा पढ़ो, ये हमारा जो ये इस तरह से बना हुआ है तो ये हमारा वही बोरल फील्ड बी आप इसको चाहो तो लिख सकते हो। देन आपसे पूछा गया है कि एक्स और वाई जो है टू फंक्शन है। यहाँ पे एक्स क्या होता था, एक्स हमारा फंक्शन होता था। अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो तो एक्स जो है हमारा वो ओमेगा और ये हमारा आर होता था। तो एक्स यहाँ पर हमारा रैंडम वेरिएबल होता था अगर जो ये बाद में मिजरेबल है। तो वो मैं अब इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये अगर जो बाद में दे रखा है तो जैसे वहाँ पर दे रखा है ये ओमेगा, तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज दे रखी हैं 1 2, और ये 1 2 क्या है, W बराबर मतलब ये हमारा जब 0 और 1 के बीच में डिफाइन है, और ओमेगा जो है हमारा वो 1 और 2 के बीच में डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखें तो ये हमारा कुछ दे रखा है। यहाँ पर अगर जो बाद में आप इस तरह से अगर देखते थे तो ये हमारा 1 अगर जो है तो ये इससे एसोसिएटेड होता था, तो इसलिए हम x को बोल देते थे कि ये हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी पूछा गया है। तो ये दोनों कंडीशन चूंकि 0 से 1 और 1 से हमारा 2 यहाँ पर हो सकता है, तो ये हमारी कंडीशन यहाँ इसके लिए सही है। इसकी वैल्यूज यही 1 और 2 हो सकती हैं। देन इसके बाद में 2 के लिए तो यहाँ पर ये भी सही है, बट ये वाला जो कंडीशन है ये हमारा गलत है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ आगे दे रहा है। जैसे कि आप अगर जो बाद में आप याद करो भी, जो मैंने अगर सैंपल स्पेस या ओमेगा से जो मैंने लिखा था वो हेड था और टेल था। यहाँ पे वही क्या किया गया है, यहाँ पे आपको बता दिया गया है 0 और 2। अगर जो बाद में इसको आप अगर जो लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0 1 और 2। इसके अंदर के जितने भी नंबर, हालांकि यही मैंने लिखे हैं, बट इसके अंदर के ही नंबर जितने होंगे वो लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो ये थर्ड वाला जो है ये वाला आपको करेक्ट नहीं दिख रहा है, बट ये वाला करेक्ट दिख रहा है। तो लिखा है फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो लिखा है एक्स जो है हमारा रैंडम वेरिएबल है इसके लिए, तो ये बात बिल्कुल सही है। वाई इज नॉट ए रैंडम वेरिएबल, इसके लिए तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देन इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखो वाई रैंडम वेरिएबल है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, वाई रैंडम वेरिएबल इसके लिए नहीं है। और इसमें लिखा है कि दोनों नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट अगर जो बाद में हम देखें तो लिखा है बोथ, तो इसका मतलब बोथ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा सिर्फ ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट अगर जो बाद में आप पढ़ो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये फंक्शन जो है मतलब ये हमारा है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का। तो इसका मतलब ये जो ऐसा मान लो कि n 0,1 यही हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये दे रखा है, ये उसका ये फंक्शन दे रखा है। अब आपको इसमें चेक करना है, ये हमारा CDF दे रखा है, CDF ये आपको चेक करना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। कभी भी जब डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि जब भी कोई क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट जंप कर जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आप ये नहीं चेक करते हो कि वो PDF है या नहीं है। क्योंकि PDF के लिए आपको पता है कि अगर PDF है या CDF मान लें, सॉरी PDF या PMF, अगर PMF है तो ये हम इस तरह से चेक करते थे कि 1 के इक्वल होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि जो हमारा PX है वो ग्रेटर देन हो, सॉरी हाँ वो ग्रेटर देन हो 0 के। तो ये दो कंडीशन हो। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम लोग देखते हैं।
कंडीशन हमारी किस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो x बराबर अगर जो बाय द वे -1 पे अगर जो बाय द वे मैं चेक करूँ कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट होगी, तो x जो है हमारा -1 और ये इस तरह से लगेगा। तब जो हम इस पे चेक करेंगे लिमिट x हमारा 1 ये होगा माइनस का f(x), तो ये अगर जो बाद में आप यहाँ पर अगर वैल्यू रखोगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा -1 और ये हमारा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जरा आप समझो कि जैसे सपोज अगर जो बाद में 1 दे रखा है और इस पे ये लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अगर कोई एक नंबर लाइन है, सपोज 1 2 3 और ये सपोज मान लेते हैं 0 -1, तो ये बताता है कि अगर जो बाद में ये इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब एक के जस्ट पहले वाला इसकी बात करता है। और अगर जो ये हमारा कुछ, चूंकि यहाँ पर प्लस नहीं लिखा होता है, बस एक इस तरह से लिखा है, तब आप क्या समझोगे कि ये उसी रेंज की बात कर रहा है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम समझें तो ये बोल क्या रहा है कि ए से छोटा, मतलब -1 से छोटा। तो अगर जो बात है इसको आप इस तरह से भी अगर लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, -1 से एक उसमें से कम कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पर अगर जो बात है आप देखो तो यहाँ पर आप अगर चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पर अगर जो बात है आप ये देखोगे तो -1, तो इस पर जो हमारी वैल्यू है, ये आप वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये ज़रा देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया है, अगर जो आप इसको अगर समझो तो ये हमारा कुछ ये लिखा है, इस पे वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और x यहाँ पर चूंकि बोल दिया गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये आपको टेबल रटाए गए होंगे, अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आपको बोला गया होगा कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी आप याद कर लो। इसी तरह से आपसे बोला गया होगा z, इसकी प्रोबेबिलिटी आप याद कर लो। ये आपसे खूब बोला जाता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी याद कर लो, इसीलिए बोला जाता है कि ये अगर प्रोबेबिलिटी आपको याद होगी तो उसको उसका आप यूज़ करके यहाँ पर लिख पाओगे। तो ये हमारा होता है 1.58। देन इसके बाद में अगर जो बाद में नेक्स्ट अगर जो आप देखोगे राइट हैंड साइड में अगर आप चेक करोगे तो f और लिमिट यहाँ पर हम लगाएंगे और x -1, चूंकि ये प्लस की बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर अगर जो बाद में x लिखें तो ये हमारा हो जाएगा फाई -1 +1 और ये हमारा हो जाएगा फाई 0। चूंकि ये इसको अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा होता है 0। तो इसका मतलब ये जो हमारा कर्व बनता था, ये हमारा जो कर्व बनता था ये 0 पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो जो इसका हाफ अगर जो बाद में होगा तो ये हमारा 1 का हाफ हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2, इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। अच्छा, देन इसमें नेक्स्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं वो हम करते हैं, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखोगे तो जब -1 इस पे जब आपने चेक किया तो जो वैल्यू आई थी वो 1.58, और जब इस पे अगर जो आपने वैल्यू जब देखी है तो 0.5 आई है। तो यहाँ पर अगर जो आप देखोगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, जंप डिसकॉन्टिन्यूअस है एट किस पे, x बराबर -1 पे। तो अब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो जंप पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हम देखते हैं x बराबर -1। ये आपको अगर नहीं पता है तो चलो मैं इसके लिए पहले लिख देता हूँ, फिर ये अगर जो बाद में हमारा लिखा है तो ये हमेशा आप कैलकुलेट करोगे। माइनस लगा करके, ठीक उसी तरह से अगर जो बाद में x बराबर -1 पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हमारा हो जाएगा f, ये हमारा हो जाएगा -1, ये आप f और ये -1 ये लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू अभी आपने देखी है 0 हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 और ये हमारा हो जाएगा 0.158। तो ये जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1.3413 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ज़रा हम ऑप्शन पर थोड़ा नज़र डाल के देखते हैं कि क्या है। प्रोबेबिलिटी जो हमारी है ये अभी आपको मैंने दिखाया है, -1 पे जो हमारा है वैल्यू 1/2 आया था। जब आप अभी
f -1 पे आप कर रहे थे। तो यहाँ पर जब ये है तो इसका मतलब ये तो यहाँ पर 0 दे रखा है, तो 0 के लिए कुछ अलग होगी प्रोबेबिलिटी, ये वाला ऑप्शन अपने आप से ये गलत हो जाएगा। देन इसके बाद में अभी जो नेक्स्ट अगर जो आप देखोगे, तो नेक्स्ट अगर जो बाद में ये -1, तो ये इसकी बार नहीं करेगा, तो ये इसका मतलब ये भी गलत है। और अगर जो बाद में प्रोबेबिलिटी अभी मैंने आपको दिखाई थी, तो ये इसी के लिए मैंने जो फाइंड किया था, ये हमारा वैल्यू आया था 1.3413, तो ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि ये 0.5 है और ये अलग अलग वैल्यू है। बट मोस्ट जो मतलब जो बिल्कुल करेक्ट है वो हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है। अच्छा, देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। और आप ये भी करिएगा कि जो भी स्टूडेंट अगर जो आपके दोस्त या आपसे बड़े या आपसे छोटे कोई भी अगर स्टैटिस्टिक की तैयारी कर रहा है, खास करके आईएसएस या गेट या आरबीआई जैसे एग्ज़ाम, तो आप उनको ये चैनल ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिलेगा और मेरे भी चैनल का थोड़ा ग्रोथ होगा। अच्छा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है और ये अगर जो बाद में आप देखो, तो यहाँ पर अगर x की पावर अल्फा -1, तो ये आपको कुछ गामा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है, ये हमारा है x की पावर अल्फा। होता क्या था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो बाद में x फॉलो कर रहा है गामा अल्फा कॉमा बीटा, तो एफ एक्स बराबर अगर जो बाद में आपको पीडीएफ पता हो, बीटा की पावर अल्फा फैक्टोरियल बीटा, और ये हमारा होता था x अल्फा -1 और e की पावर माइनस का बीटा और x होता था। और ये हमारा होता था इसकी लिमिट, लिमिट जरूर आप याद रखो, सॉरी ये इन्फिनिटी, या आप इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं और करके, दोनों सेम। तो इसका मतलब ये सेम टू सेम जैसा कुछ दिख रहा है, देखो ये, बट प्रॉब्लम लिमिट भी सेम है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे है मेन। तो इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो आप लोग यूज भी करते होंगे कि आप इसको कुछ लेट कर लो, जिससे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा सा कोई एक दिखे। तो इसमें क्या लेट करें, जो हमारा ये हो जाएगा, तो सपोज अगर जो बाद में ये हम मान लेते हैं t बराबर लैम्डा ए की पावर, सॉरी x की पावर a, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, तो t बराबर हम ये भी कर सकते हैं, लैम्डा कर लें x की पावर a, x बराबर हम चाहें तो t की पावर 1/a कर लें, या अल्फा वो बाद में आप उसको जो भी मानना चाहो वो मान लेना। ये हमारा a हो गया। डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये मैंने ऐसा क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आप मानेंगे, सपोज मैंने y माना है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और इसमें आपको वैल्यू भी चेक करनी पड़ती है। हालांकि इसके लिए वैल्यू आप जब देखोगे तो वैल्यू आपकी जो रहेगी वो हमारा 1 फंक्शन होगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर नहीं आइडिया है तो आप इसको चेक करिएगा। डी वाई और ये हमारा होता है एफ एक्स। तो यहाँ पर ये इस तरह से ही लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो बाद में आप भूल जाओ, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर जो वाई अगर आप लिख रहे होते हैं, तो आप हमेशा जब मतलब इंटीग्रेट करते हो तो डी वाई लगाते हो। इसी तरह से एफ एक्स अगर जो किया जाएगा तो यहाँ पर डी एक्स लगाया जाएगा। तो वही सेम लिखा गया है, बस इसको यहाँ पर भेजा गया है, इसको इधर मॉड का साइन लगा दिया गया। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम जरा देखते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये अगर जो बाद में आप देखोगे लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई ए, और ये हमारा हो जाएगा 1/a, टी की पावर 1 माइनस का a, ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर जो बात है एफ वाई अगर जो बात है आप कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे। हालांकि मॉड भी लगा करके लिखोगे, अगर माइनस में वैल्यू होगा तो वो हमारा प्लस में करेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हम लिख लेंगे 1, ये हमारा हो जाएगा a आ जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा t, और ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a माइनस का 1। अब यहाँ पर x लिखा है और x की पावर लिखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से मैंने जो कैलकुलेट की है ये वाली, ये यहाँ पर मैं पूरी पुट करूँगा, तो t की पावर 1 में a हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई a, और इसका जो पावर है 1 माइनस का ये हो जाएगा, और e की पावर t हो जाएगा। अच्छा, अगर जो बाद में आप अच्छे से अगर जो देखो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, और हाँ ये यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो a और लैम्डा भी आपका रहेगा, तो a से हमारा a कैंसिल हो जाएगा। और अगर जब बाद में हम देखें, तो यहाँ पर अगर जब बाद में इसको अगर जब आप लिखोगे, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन होकर के ये आ जाएगा। तो और ये आप t की पावर लिखी है, तो यहाँ पर इसको अगर जब बाद में आप लिखो, तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब t की पावर 0, t की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो इसका मतलब t का टर्म पूरा गायब हो गया। देन ये अपॉन में ये दे रखा है, तो मतलब ये यहाँ पर देखो 1 अपॉन लैम्डा ये हमारा हो गया,
और यहाँ पर अगर देखोगे डिवाइडेड में हमारा दे रखा है 1 लैम्डा दे रखा है और इसकी पावर, तो ये a से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 1 लैम्डा हो जाएगा, सॉरी लैम्डा नहीं a, और यहाँ पर एक हमारा लैम्डा बचा है तो इस लैम्डा को लिखेंगे। इस लैम्डा को अगर जो बाद में आप नीचे लेकर के आओगे तो ये -1 हो जाएगा, सेम उसी तरह से हो गया, बचेगा नीचे यहाँ पर 1 माइनस का a, -1 +1 -1 अपॉन a, ये देखोगे इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये एक बचेगा। तो अब इसको हम नेक्स्ट उसमें लिखते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको हालांकि क्वेश्चन नहीं बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने लगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आप y बराबर आप देखोगे, मैंने माना क्या था, जो माना था मतलब लेट किया था वो आप लिखोगे, ये हमने लेट किया था अगर आपको याद हो, तो ये हमारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये हमारा पीडीएफ दे रखा है, ए हमारा ग्रेटर देन है, लैम्डा भी हमारा ग्रेटर देन है, और मीडियन हमारा कुछ ये दे रखा है, थर्ड क्वार्टाइल हमारा ये दे रखा है। तो देन आपको अल्फा और लैम्डा जो ये दे रखे हैं, इसमें इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करके बतानी है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये देखो, इसका अगर जो बाद CDF अगर जो आपको लिखना पड़े तो ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा कि ये इसका CDF कुछ इस तरह से, और यहाँ पर चूंकि हमने y ले लिया है तो y ही मान लेंगे, ठीक, तो ये भी हमारा y हो जाएगा। अच्छा, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए होता क्या था फार्मूला, अगर जो आपको याद हो तो आप लिखते थे प्रोबेबिलिटी m बराबर 1/2 बराबर प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा हो जाता था, सॉरी ये हमारा ग्रेटर देन का सिर्फ साइन लगेगा, इक्वल नहीं रहेगा, और ये हमारा मीडियन हो गया। मीडियन को मैंने यहाँ पर m लिख दिया है, तो m से भी आप ध्यान रखेंगे। क्वार्टाइल कैसे निकाले जाते थे, तो क्वार्टाइल के लिए भी यही फार्मूला होता था, बस यहाँ पर जहाँ पे m है यहाँ पर क्वार्टाइल क्यों i कर देंगे, i यहाँ पर क्या होगा, i बराबर होगा 1 2 3, क्योंकि क्वार्टाइल जो हमारा होता है वो डिवाइड कैसे होता है, Q1 Q2 Q3, तो ये हमारा 25% होता था, मतलब होल डेटा को ये कितने उसमें डिवाइड कर रहा है, 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, तो ये हमारा पूरा 100 हो गया। मीडियन क्या करता था, मीडियन पूरे डेटा को, ये हमारा मीडियन होता था, तो ये 50%, ये भी 50%, तो ये 50% लिखा है। अब 50% को अगर जो बाद में आप डिवाइड करोगे तो ये 1/2 बचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसको हम लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, और ये हमारा हो जाएगा पी एक्स, और ये इसी तरह से क्यू आई। अब बस इतनी ही चीज आपको इसमें यूज करनी है और आपको निकाल लेना है, ये इसका होता है फार्मूला, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम हटाते हैं और आपको बताते हैं। y बराबर हमारा क्या दे रखा है, लैम्डा x की पावर a, ये हमारा फॉलो कर रहा है एक्सपोनेंशियल 1 को। इसका पीएमएफ तो मैंने आपको लिख करके दिखा दिया था, सॉरी पीडीएफ, और इसका सीडीएफ अगर जो बाद में आप देखोगे तो ये हमारा होता था 1 माइनस का e की पावर माइनस का y। अब मीडियन की मैं पहले बात करता हूं, तो मीडियन अगर जो बाद में आपको लिखना पड़े तो ये आपको पता है कि एक्स एम बराबर 1/2 लिखोगे। इसमें अगर जो बाद में आप वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा e माइनस का y बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/, हाँ, और एक चीज़ और देख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमें जो y की वैल्यू है इसको भी मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये हमने लेट किया था। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ अगर आप लेट करके कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको आपको फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा। तो ये जब आप यहाँ पर लिखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखें, यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा y, ये हमारा कुछ x y दे रखा है, तो ये अगर जो बाद में यहाँ पर भी अगर ये वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हमारा x लेस देन, सॉरी यहाँ पर इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये हम लिखेंगे तो लैम्डा x की पावर a हो जाएगा। वही स्मॉल के लिए जब आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा x की पावर a, तो ये अगर जो बाद में आप हटाओगे तो ये दोनों हट जाएंगे और a भी हट जाएगा। चूंकि यहाँ पर a का मीनिंग है अल्फा, ये हमारा 0 से ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये छोटा होता तो इसका साइन चेंज हो जाता, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सेम लिखा है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर मुझे वैल्यू लिखनी है, तो ये हमारा हो जाएगा, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो यहाँ पर हम m लिखेंगे और इसकी पावर में a कर देंगे।
और ये 1/2 हो गया। यहाँ से अगर जो बाद में आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू अगर जो बाद में मैं इस तरह से लिखूँ तो आप देखो कि ये सही मैंने लिखा है या नहीं। ए मैंने लिया, ये हमारा 1/2 आ जाएगा। अगर लॉग अगर आप ले लेते हो तो लॉग बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का m इसकी पावर n, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का log 2 हो जाएगा। और इसी तरह से जब माइनस दोनों साइड से जाएगा तो हमारा बचेगा लैम्डा m की पावर a बराबर हमारा बचेगा log 2। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीडियन जो है हमारा वो दे रखा है, मीडियन m की वैल्यू दे रखी 1, तो यहाँ पर जब m की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 की पावर a, और ये हमारा हो जाएगा log 2। और ये log जो लिखा है बेस e में लिखा है, ln करके भी लिखा हो सकता है, ln करके इस तरह से लिखा हो या log बेस में e करके लिखा हो, बात एक है। तो इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यू है वो log 2, तो जहाँ जहाँ log 2 है इस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब बस एक आपको लैम्डा भी कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, दूसरी आपको कंडीशन दे रखी है उसमें भी आपको यही करना है। सारा खेल यही रहेगा, बस कुछ चीज़ें जो चेंज होंगी वो जरा देखो। क्यू आई होता है और ये हमारा होता है आई डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर क्वार्टाइल जो हमें दे रखा है क्यू थर्ड के लिए दे रखा है, तो Q3 बराबर 2 दे रखा है, मतलब आई बराबर आपको 3 पुट करना है। तो आई बराबर 3/4 लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.75, या तो आप यही वैल्यू रखो, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा Q3 क्योंकि 3 मैंने अब लिख दिया है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी a, और ये हमारा हो जाएगा 3/4। जब ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये हमारा बचेगा e की पावर माइनस का लैम्डा, और Q3 a हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको इस साइड में अगर माइनस करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर जो बाद में आप माइनस लॉग ले लेंगे, मतलब तो Q3 की पावर a ये हमारा हो जाएगा log 4 आ जाएगा। तो जब इसको अगर जो बाद में आप माइनस माइनस हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा लैम्डा Q3a, और ये हमारा हो जाएगा log 2 की पावर 2। तो ये हमारा मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये यहाँ से अगर हम 2 हटाएं तो ये आ जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू अभी आपने निकाली है log 2, और ये Q3 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है उसकी पावर a, और ये हमारा 2 दे रखा है ln 2। तो देखो ये ln 2 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 2 की पावर a, और ये हमारा दे रखा है 1 की पावर मतलब 2 की पावर 1। तो यहाँ पर अगर बाय द वे आप देखो ये अगर जो बाय द सेम है तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो हमारा सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 यहाँ पर था बट ये लॉग वाला नहीं टर्म, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर जो बात आप फाइनल देखोगे तो आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज मैं आपको बहुत ज्यादा समझा बता देता हूं, इसमें बहुत ज्यादा मतलब अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे बोल रहा हूं कि आपको बस ये बताना है कि जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए जी आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या आपके काम की जो भी पढ़ाई कर रहा हो और अगर जो बात चाहें तो इसको शेयर कर लगे, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करे और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बात में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आपको मैंने बोर्ड रखा है टेलीग्राम, गलत जाकर के आप उस चीज के लिए जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज का आप फोटो और वहां पे अपलोड कर दो, तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे मेंशन कर ये वाला क्वेश्चन अगर मैं उसको जवाब आपने तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में लेक्चर मैंने अपलोड किया है, अगर जो वो जरूरी है वो अगर आप देख रहे हो लेक्चर में शामिल करूंगा, आइडिया लगेगा कि जरूरी नहीं तो मैं आपको पर्सनली वहां पे उसका सॉल्यूशन फॉलो कर